नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 4। और भाग 4 की जब बात मैं करता हूं तो इस बात को आप कन्फर्मली समझ लीजिए कि हमारे यहाँ भाग 1 भी था, 2 भी और 3 भी था, और उनके बेस पर ही ये चौथा है, ये भी पक्का मान लीजिए। इसलिए एक बार रिकॉल करना पड़ेगा हमें। भाग 1 राज्य के बारे में था, भाग 2 उसमें रहने वाले नागरिकों के बारे में था, भाग 3 उन नागरिकों के मौलिक अधिकार थे। और इस प्रकार 3 जो अधिकार हैं, यानी 3 भाग जो हैं, वो तीनों भाग एक तरह से नागरिक के संबंध में थे। अब चौथा भाग जो है उस नागरिक को चलाने वाले राज्य के संबंध में है, साधन सुविधाएं देने वाले राज्य के संबंध में है। और जब मैं ये बात कहता हूं कि साधन सुविधाएं देने वाले राज्य के संबंध में है, तो वहां एक बात हमें स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए कि उस राज्य को ऐसे निर्देश देने पड़ेंगे कि आप इस नागरिक का कल्याण कीजिए, इसके लिए कुछ कीजिए। तो इसलिए जो है वो हमारा जो अगला भाग आता है वो आता है राज्य को दिए गए निर्देशों के संबंध में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति के संबंध में दिए गए निर्देशों का तत्व, यानी निर्देश जो हैं जो हमने दिए हैं उन, यानी हमने क्या, संविधान ने दिए हैं। ये निर्देश किसने दिए? संविधान है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। राज्य को निर्देश देने वाला कौन है? संविधान है। सॉरी, राज्य को निर्देश देने वाला कौन है? संविधान। तो देखिएगा, राज्य को निर्देश देने की जब बात आती है तो अब कैसे, तो यहां मैं एक शुरू से ही बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का मेरी तरफ से प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी रिजल्ट तो आप बताएंगे, लाइक देख करके बताएंगे कि मैंने कैसा बताया आपको, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी 100% दूंगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मतलब यह हुआ कि निर्देश किसे दिए गए? राज्य को। क्या दिए गए? निर्देश। तो माना, एक अनुमान मान लीजिए कि क्या निर्देश दिया संविधान ने कि भैया अगर तुम चौका भी लगाओगे ना, ठीक है, तो छत पर से लगाओगे। कहां से लगाओगे? छत पर से लगाओगे। और छत पे से चौका लगाओगे तो एक काम तो, चूंकि तुम्हारे सामने वाली जो टीम है ना उसने 50 तो बना रखी है, इसलिए 50 तो बनाओगे, उससे एक ज्यादा बनाओगे तो ही जीतोगे, तो इसलिए एक ये ज्यादा हो गया, मतलब 51। तो तब जब क्या आप जीत जाओगे। तो ये निर्देश किसने दिए? संविधान ने दिए। किसे दिए? राज्य को। तो इस प्रकार से जो है ये 4 शब्द हमें याद रखने हैं अच्छी तरह से। 3 तो ये और चौथा नीति निर्देशक तत्व है। क्या 36 से 51 तक तो क्या है, हमारे अनुच्छेद हैं किसके संबंध में? नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। और 4 क्या है इसका? भाग, ठीक, भाग 4। अच्छा, इसे अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? अंग्रेजी, जो कईयों को अंग्रेजी की दिक्कत होती है तो वो भी समझ लीजिए। तो मतलब क्या कहा गया इसके अंदर? राज्य के निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इस नाम से भी काफी इसे लोग जानते हैं। बाकी हमें सीधी सी बात समझनी है कि ये सीधे सीधे संविधान द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश हैं और कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि जो निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देशों की जो विचार आया सबसे पहले संविधान सभा में कि भाई राज्य को निर्देश देने चाहिए, हमें संविधान निर्देश दे तब पार पड़े। तो ये कहां से लिया हमने? सबसे पहले ये चीज कहां से समझ में आई हमारे? तो इसलिए ये चीज हमने ली थी आयरलैंड के संविधान से। कहां से ली थी? आयरिश संविधान, आयरलैंड का जो संविधान है वहां से हमने ये चीज ली। अब इसमें मैं एक बात कहूंगा, क्या कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, 100% सही नहीं है। कौन सी? कि आयरलैंड से हमने ये चीज ली। हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर 4 ऑप्शन आपको 4 देश दे दिए और फिर पूछ लिया कि किस देश से लिए गए, तो निश्चित रूप से आपको क्या बताना है? आयरलैंड ही बताना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कि आयरलैंड से सिर्फ हमने इसकी प्रेरणा ली थी, ये पूरे के पूरे यथावत हमने कहां से नहीं लिए? आयरलैंड से नहीं लिए। तो फिर लिए कहां से? तो देखिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में याद होना चाहिए। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, यह आपको अच्छी तरह मालूम है। इस अधिनियम के तहत एक घटना घटी। घटना क्या थी कि भाई ब्रिटिश जो सरकार थी, यानी ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल सकते हैं उसे, ब्रिटिश सरकार ने इसके अंदर एक अधिकार पत्र बोल सकते हैं या एक अनुदेशन पत्र, सही शब्द बोलेंगे इसके अंदर, अनुदेशन पत्र भेजा था। अनुदेशन पत्र किसे भेजा? ये अनुदेशन पत्र भेजा था गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल को ये कहा कि भाई ये जो है आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप यहाँ की जनता का कल्याण करें, और इस प्रकार से ये डायरेक्शन आपको दिए जाते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर कोई भी काम करेंगे। अब इनको हमने लिया और उनमें कुछ संशोधन किए
और संशोधन करके और हमने ये चीज कहाँ जोड़ ली, संविधान के अंदर जोड़ ली। और हमने कह दिया कि भैया जैसे आयरलैंड में नीति तत्व है ना, वैसे ही हमारे यहाँ भी आज से क्या हो गए, नीति निर्देशक तत्व शुरू हो गए। तो इस प्रकार है तो ये मैटर हमारे यहाँ, और विचार हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। ये है इसकी सही जो बात करें बैकग्राउंड, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बात इसकी ये है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है हम समझ गए कहाँ से आया, क्या हुआ, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को मैं पूरी सिस्टमेटिक रूप से आपको याद करा दूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है और कॉपी पेन साथ रखने हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें नोट करनी हो वो नोट आपको कर लेनी है। चलते हैं, शुरू करते हैं अपन अब आर्टिकल 36 के साथ। तो आर्टिकल 36 क्या है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 36 देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो हमने मूल अधिकारों में भी की थी वो ये की थी कि आर्टिकल 12 जो कि मौलिक अधिकारों का पहला आर्टिकल था, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। बस वही बात यहां भी पढ़नी है, क्योंकि देखो दोस्तों जब हम मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं तो कहां लागू करेंगे, राज्य में। तो वो राज्य कौन सा है ये बताना पड़ा, तो इसलिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बतानी पड़ी। अब यही बात ये है कि निर्देश किसे दिए जा रहे हैं, राज्य को। तो वो राज्य कौन सा है ये बताने के लिए हमें कौन सी आर्टिकल देना पड़ेगा, एक आर्टिकल हमें खपाना ही पड़ेगा इस बात के लिए। तो आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, राज्य का क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। अब दूसरी बात ये तो हो गई कि राज्य क्या है, ये बात आर्टिकल 36 के अंदर बताई गई है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम चर्चा करें 36 के बाद 37 में जो बात कही गई है वो ये कि राज्य जो है उसको जो निर्देश दिए, अब राज्य नहीं माने तो क्या आप कोर्ट में जाओगे, नहीं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसको, क्योंकि ये सिर्फ हमने क्या दिए राज्य को निर्देश। अब राज्य मान ले तो अच्छी बात, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बड़ी बात इसके अंतर्गत कह दी गई 37 के अंदर, क्या कि न्यायालय जो है वो इसे लागू नहीं कर सकता, लागू नहीं करेगा कौन, न्यायालय। ठीक, किसे लागू नहीं करेगा, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जो है वो न्यायालय लागू नहीं करवाएगा। ठीक है, न्यायालय को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ निर्देश दिए गए हैं, अनिवार्यता इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, अब अगली बात ये आती है तो फिर ये किस काम के, जब न्यायालय तो लागू करवा नहीं सकता, अब राज्य करेगा नहीं क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होगी, तो फिर किस काम से क्यों जोड़े हमने ये। तो देखिए निर्देश जो होते हैं ना वो यही चीज होती है, क्या कि आपको डायरेक्शन दे, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको 8 घंटा पढ़ना चाहिए, ये मैं निर्देश देता हूं। अब आप कौन सा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो आपकी इच्छा है ना फिर, लेकिन मैं डायरेक्शन देने का अधिकार तो मेरा बनता है। अगर मैं डायरेक्शन भी आपको नहीं दूंगा, अब अगर आपको मैं निर्देश भी नहीं दूंगा, तो फिर उस राज्य का कोई मतलब नहीं, उस संविधान का कोई मतलब नहीं। तो यही बात यहां पर लागू होती है, इस बात को समझिएगा आप। तो इसलिए यहां पर बात यही थी कि ये शासन के लिए मूलभूत थे। किसके लिए मूलभूत है, शासन के लिए मूलभूत हैं कौन, ये तत्व, कौन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए मूलभूत हैं, शासन के लिए आधार हैं एक तरह से। ये कैसे सुनना, देखिए शासन के लिए मूलभूत होने की जब हम बात करते हैं तो अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि शासन कैसे करेगा, इनको उपयोग में कैसे लेगा, यानी मूलभूत कैसे बनाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो बात यह है कि जब कानून बनाए जाएंगे, राज्य क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। ठीक, तो राज्य का कर्तव्य है, किसका, राज्य का क्या है, कर्तव्य। और कर्तव्य क्या है, राज्य का कर्तव्य क्या है, वो ये कि इन तत्वों को, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, इन तत्वों को वो लागू करे। किसमें लागू करे, इन तत्वों को उन कानून के साथ सम्मिश्रित करने का, यानी उनके साथ जोड़ने का प्रयास करे। ये कर्तव्य है राज्य का कि नीति निर्देशक तत्वों को कानून के अंदर ऐड करे, उन कानूनों को उस दृष्टिकोण से बनाए, उस दिशा निर्देश के साथ बनाए, और फिर वो कानून बनाकर किसको दे, शासन को दे, सरकार को दे, और उस आधार पर शासन चले। तो इसलिए शासन के लिए क्या हो गए, ये महत्वपूर्ण हो गए, मूलभूत हो गए, कौन, नीति निर्देशक तत्व। तो यहां दो बातें हमने समझी, आर्टिकल 36 यानी निर्देश किसे दिए जा रहे हैं ये बताना पड़ेगा, तो राज्य को निर्देश दिए गए हैं, इसलिए राज्य की परिभाषा इसके अंतर्गत थी। 37 के अंदर कि इनको आप कोर्ट में जाकर के लागू नहीं करा सकते, क्योंकि ये निर्देश हैं
और निर्देशों की अनिवार्यता कभी भी नहीं होती, इसलिए इन्हें न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते। तो फिर काम के क्या हैं? तो काम के ये हैं कि शासन के लिए आधारभूत हैं, मूलभूत हैं ये, इसलिए जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो उस राज्य का कर्तव्य है कि इन तत्वों को शामिल करके कानून बनाए, जिससे कि शासन सही दिशा में जो निर्देश है, जो डायरेक्शन है, उस सही डायरेक्शन में चल सके। ये बात 37 के तहत तय कर दी गई। अब अगला प्रश्न उठता है, अगला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल और 38। अब 38 के अंदर फिर ये प्रश्न के साथ ही हम चलेंगे। क्या? अगला प्रश्न ये उठता है कि इन नीति निर्देशक तत्वों में है क्या? आपने ये तो तय कर दिया कि इनको आप न्यायालय में जाकर के लागू करवा नहीं सकते, लेकिन ये है क्या? ऐसी क्या भला है ये कि आप इन्हें न्यायालय में लागू करवा नहीं सकते, ठीक है, और सिर्फ निर्देश दिया है इनके बारे में, तो ऐसी है क्या है चीज? तो ये जो है वो ध्यान से सुनना। आर्टिकल 38 के तहत ये कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी लोक कल्याण बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोगों का कल्याण करने के लिए, वृद्धि हो लोगों के कल्याण की, उसके लिए क्या करेगा? राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार करेगा। क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था करेगा। अच्छा, उस व्यवस्था यानी उस सिस्टम के अंदर क्या होगा? उस व्यवस्था में क्या होगा कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा कि नागरिकों को, किसको? नागरिकों को, क्योंकि नागरिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने शुरुआत तो किसके लिए की है? सब कुछ किसके लिए है? हमारे लिए है। तो नागरिकों को, नागरिक जो है उनको, नागरिकों को क्या प्राप्त हो सके? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का जो है वो न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए आर्टिकल 38 के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमारे सामने आता है। तो अब 3 आर्टिकल्स अच्छी तरह याद हो गए होंगे, वापस रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 36, राज्य को चूंकि निर्देश दिए गए हैं तो किसको? राज्य को, इसलिए परिभाषा किसकी? राज्य की। 37 का मतलब आप जबरदस्ती निर्देश नहीं पूरे करवा सकते, निर्देश है, करेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए न्यायालय में आप इसे लागू नहीं करवा सकते। सिर्फ ये राज्य को दिए गए निर्देश है, इसलिए शासन के लिए मूलभूत है, और राज्य जब भी कानून बनाएगा तो राज्य का कर्तव्य है कि इन तत्वों को कानून में शामिल करेगा और फिर शासन को देगा, जिससे शासन को एक डायरेक्शन मिलेगा। और फिर बात करते हैं हम 38 की। 38 में ये कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण बढ़ाने के लिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये उद्देश्य है इनका। इसलिए एग्जाम में आपको बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा बार, क्योंकि इनका उद्देश्य यही है, टारगेट ये है। नीति तत्वों का उद्देश्य क्या है? वो यही है, क्या? लोक कल्याण की वृद्धि हो, और उसके लिए क्या हो? उसके लिए एक सोशल स्ट्रक्चर बने, और उस स्ट्रक्चर में क्या हो? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये निर्देश दिए गए हैं राज्य को, किसने दिए? भारतीय संविधान ने। तो ये 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल हमने पढ़े। आगे चले उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल्स की तरफ। 36, 37, 38 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। 39 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 39 बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 39 में क्या है? देखिए 39 में दोस्तों ये बड़ी बात इसमें बताई गई है कि जब आप लोक कल्याण की बात करने जा रहे हैं तो कल्याण करेंगे कैसे? तो इसमें 3-4 बड़ी बातें बताई गई। क्या? कि समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। 3 बड़ी बातें हैं। क्या? कि न्याय कैसे मिलेगा आपको? समान न्याय। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या हमने ये मौलिक अधिकारों में पढ़ा था? समान न्याय, वापस सुनना पूरा। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता, ठीक, निःशुल्क विधिक सहायता। और तीसरी चीज समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। समान कार्य अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसके लिए वेतन भी क्या हो? समान वेतन हो। ये बात इसके अंतर्गत थी। अच्छा ये क्या आपने कभी, मतलब जो मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे, क्या उस समय हमने पढ़ी? बिल्कुल नहीं पढ़ी। अधिकारों में इतनी बात आई, ठीक है, समानता के अधिकार पढ़े हमने, लेकिन वहां पर इस प्रकार कोई समानता नहीं थी। तो ये चीज हम कर नहीं सकते, लेकिन निर्देश है,
ठीक है, आज भी बहुत से लोगों को समान वेतन नहीं है, एक कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, लेकिन ये निर्देश है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। ठीक, निःशुल्क विधिक सहायता क्या मिलती है? नहीं मिलती निःशुल्क विधिक सहायता, लेकिन फिर भी निर्देश है कि राज्य कुछ न कुछ ऐसा करे। ठीक, समान न्याय मिल जाए, ये पूरी हालांकि कोशिश पूरी रहती है। हमारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है क्योंकि विधि का शासन है। आर्टिकल 14 बहुत कुछ इस बात का सपोर्ट कर देता है क्योंकि विधि का राज है, विधि का शासन है, इसलिए ये तो बहुत अधिक मात्रा में हमें मिल भी सकता है क्या? समान न्याय, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी चीजों की गारंटी नहीं थी तो गारंटी दे भी नहीं सकते थे, इसलिए निर्देश के अंदर इसे जोड़ा गया। तो देखिएगा, इसलिए ये बात अच्छी तरह आप माइंड में रखिए, निर्देशों में वही चीज डाली गई जो हम अनिवार्यतः नहीं कर सकते। धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा देश, वैसे वैसे हम एक एक निर्देश को हम शामिल करते जाएं और एक सही डायरेक्शन में देश चले। बस यही प्रयास शुरू से था और उसी के तहत आज भी हमारा देश जो चल रहा है वो उसी निर्देश के तहत चल रहा है। तो देखते हैं, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब बात आती है याद करने की, तो याद कैसे होगा? तो देखिएगा, आप मान के चलिए, एक बात को आप ध्यान से समझिए, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उस बात को ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये एक कहानी है, बस उस कहानी के माध्यम, क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ याद जाएगा। जैसे आप और हम जीते हैं वैसे जीवन के अंदर कैसे काम आता है, बस वैसे ही आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए एक शहर का व्यक्ति था, ठीक है, जैसे दिल्ली का व्यक्ति है, वो व्यक्ति कस्बे में घूमने के लिए आया, घूमना मान लीजिए किसी कार्य से आया, तो पहले अपने गांव आया, गांव आने के बाद वो कस्बे में गया, किसी गांव की जमीन का कोई केस होगा तो उस केस को लड़ने के लिए वो कहाँ गया? कोर्ट गया। गांव की जमीन थी, वो रहता दिल्ली, दिल्ली से आया अपने गांव और गांव की जमीन का केस लड़ने के लिए वो कहाँ जा रहा है? कस्बे के अंदर एक छोटा न्यायालय है, वहां जाता है। अब सुनना इस बात को, तो वहां जाकर के क्या मिलता है उसे? समान न्याय की वो सोचता है कि कोर्ट में क्या मिलेगा हमें? समान न्याय। फिर निःशुल्क विधिक सहायता, उसने पूछा कि भाई किस प्रकार से केस लड़ना है, क्या करना है, तो उसे निःशुल्क सहायता मिल गई, लोगों ने राय उसे दे दी। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, अब वहां पर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समान कार्य के लिए समान वेतन के अंदर स्त्री पुरुष का उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में किया गया है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी इस आधार पर तो निश्चित रूप से कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये प्रयास तो संविधान के तहत कहा गया कि राज्यों को करना ही चाहिए। ठीक है, तो उसने देखा कि भाई ठीक है, यहाँ कोर्ट के अंदर स्त्री पुरुष में भी कोई असमानता नहीं है, ये सब चीजें उसने कोर्ट में देखी। तो ये सारा मामला किसका? कोर्ट का। तो आपको जब भी नीति तत्व में कोर्ट के बारे में या कानून के बारे में पूछे ना, देखिए समान न्याय है, विधिक सहायता है, समान कार्य के लिए समान वेतन शब्द आपको याद रखना है। तो ये किस में कर दोगे आप? डायरेक्ट 39 के अंदर कर देंगे। और 39 का प्रमुख रूप से ये क्या है? क है। अब हम बात करें इसके ख की, अब ध्यान से सुनना। दूसरा क्या है? दूसरा इसके अंदर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सार्वजनिक धन कैसा? जैसे मान लीजिए उस कोर्ट से बाहर निकले, सामने गार्डन था और वो गार्डन क्या हुआ? सार्वजनिक धन हो गया। तो सार्वजनिक धन, ठीक, सार्वजनिक जगह हो सकती है, सार्वजनिक धन हो सकता है। अच्छा, उसका किस प्रकार से वितरण किया जाए? सार्वजनिक धन का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि वो जो सार्वजनिक धन है ना, वो क्या बन सके? सार्वजनिक हित का, सबका हित हो सके उसमें, इस प्रकार का। तो क्या कहलाएगा वो? सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित का क्या बन सके? वो सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। ये बड़ी बात इसके अंतर्गत कही गई, यानी सब साधन बन जाए वो किस बात का? सबके हित का, सार्वजनिक हित का साधन बन जाए। कौन सी चीज? वो सार्वजनिक धन। इस प्रकार का क्या किया जाए? राज्य द्वारा वितरण किया जाना चाहिए। और जब मैं चाहिए बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो अनिवार्य तो नहीं है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निर्देश है, वहां पर कोई अनिवार्यता नहीं कि वो उसे लागू करे। ठीक, तो सार्वजनिक धन का सरकारी और इस प्रकार का लगभग हो जाता है। जैसे गांव के अंदर अगर देखें तो सरकारी स्कूल होती है और वहां पर जब बारात आती है तो सारे गांव की वहां रुकती है। ठीक है, तो इसलिए वो सार्वजनिक धन है, उसका वितरण इस प्रकार से होता है कि सबका हित हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली ये बिल्कुल लागू है एक तरह से, भारत में अधिकांश जगह ये चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको। अब तीसरी बड़ी बात जो इसके अंदर है ग में, ये 39 के अंदर हम देखें तो वो है धन का समान वितरण। अब यहाँ धन यानी जो हम कमाते हैं, ठीक है, उसका समान वितरण भी राज्य करे, इस प्रकार का भी प्रयास राज्य को करना चाहिए। मतलब कि धन जो है किसी टाटा बिरला डालमिया के पास
या किसी एक व्यक्ति विशेष के पास, ठीक है, वो पूरा ही इकट्ठा ना हो जाए। हालांकि जो व्यक्ति मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से आगे ही बढ़ेगा और वो कुछ जो है प्रॉपर्टी वाला भी बन सकता है, सारी बातें हैं, ठीक है। तो लेकिन कोशिश राज्य को फिर भी करनी चाहिए कि इस प्रकार से सारे धन का एक ही जगह संग्रहण न हो जाए, पूरे राज्य के हर नागरिक के पास समान रूप से लगभग बट जाए, इस प्रकार का प्रयास राज्य को करना चाहिए। मतलब टैक्स लगाना, सीधी सी बात है, और ऐसा होता भी है। तो ये भी कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो है समानता नहीं है, इस प्रकार का भी कुछ हमें देखने को मिल जाता है। 100% नहीं, लेकिन कुछ हद तक मिलेगा। अब हम चलते हैं 39 के बाद, यानी ये तो बात हो गई उस कस्बे की। कस्बे में ये कोर्ट था, कोर्ट के बाद ये आ गया, वो जो सामने गार्डन था ना, वो सार्वजनिक धन था और उसका सार्वजनिक हित के लिए क्या हो गया, उपयोग। और उसके बाद उसी गार्डन के अंदर कोई सरकारी योजना आ गई और सरकारी योजना के तहत क्या हो गया, सबको समान धन बांट दिया गया। आप इसको ऐसे याद रख लें। अब वहाँ सब कुछ पैसा लेकर के वो सबको समान बांट रहा था, खुद को भी ले लिया, तो जो समान पैसा आना था, समान धन था, वो लेकर के अपने गाँव चला आता है। अब वो जब गाँव आता है तो अब अगला आर्टिकल आता है फिर, और आर्टिकल आता है 40, और गांव आता है, इसका मतलब ग्राम पंचायत का गठन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम पंचायत जो है उसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। मत किसके तहत करना चाहिए, गठन करना चाहिए। हमारे यहाँ 1992 के अंदर, 91 के अंदर जो है और 73वां 74वां संविधान संशोधन आया, और उसके तहत जो है वो हमने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का, नगर पालिकाओं का, नगर निगमों का, यानी जो ग्रामीण स्थानीय शासन और नगरीय स्थानीय शासन, जो टोटल उस पर आगे चर्चा करेंगे डिटेल से। तो नगरीय और ग्रामीण स्थानीय शासन आया, वो निर्देश कब दिया गया था, वो शुरू में दिया गया था, और कब, आर्टिकल 40 के अंदर। और वो निर्देश कब पूरा किया हमने, 1992 में। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि निर्देश है, जैसे सरकार की स्थिति बढ़िया बनेगी, सरकार उनको पालन कर लेगी। ये सरकार की उस कंडीशन पर निर्भर करता है। अब हम बात करें आर्टिकल 40 के बाद आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? अब मुझे एक बात बताइए, आप ग्राम पंचायत का गठन कर लिए और वो ग्राम पंचायत में जा रहा है, तो ग्राम पंचायत का जो पंचायत भवन होता है वहां जाएगा अपनी समस्या लेकर के। वो व्यक्ति जो उस कस्बे से गांव गया है निश्चित रूप से जाएगा, वो किन किन समस्याओं को लेगा, ध्यान से सुनना। काम, शिक्षा, भाई काम नहीं मिल रहा मेरे को, यहाँ पे शिक्षा यानी मेरे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, काम, शिक्षा, और लोगों को सहायता नहीं मिल रही, लोक सहायता। तो ये 2-3 चीजें नहीं मिल रही, ठीक है। ये बात को जाकर ग्राम पंचायत में कहता है कि यहाँ के लोगों को, यानी मेरे परिवार के सदस्यों को काम नहीं मिल रहा, मेरे को काम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं जब दिल्ली रहता हूँ, तो काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये 3 बातें, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये राज्य निर्देश देता है कि हर नागरिक को ये अधिकार मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब बात आती है कि ये 3 अधिकार जो हैं, काम का, शिक्षा का और लोगों को क्या मिलनी चाहिए, सहायता। इस प्रकार का निर्देश राज्य को देता है संविधान कि ये 3 चीजें कम से कम आपको करनी चाहिए। अब उसके बाद क्या, कैसे करें, तो फिर अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल 42, और इसके तहत क्या बात है, काम कैसा होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ भी काम दे दिए ऐसे थोड़ी, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम मिलना चाहिए। तो काम जो है वो न्याय संगत, ठीक है, क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, यानी उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए, ठीक। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अब शिक्षा ऐसे आतंकवादियों वाली शिक्षा देते तो सही है क्या? नहीं है, तो मानवोचित दशा में देनी चाहिए, ठीक है। तो मानवोचित दशा, तो यहाँ 2 बातें क्लियर हुई, क्या, न्याय संगत, मानवोचित दशा, ठीक, और प्रसूति सहायता, ठीक, क्या चीज। अब देखिए लोक सहायता में क्या, प्रसूति को सहायता, तो प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। ये निर्देश किसे दिए जा रहे हैं, राज्य को दिए जा रहे हैं, ठीक। किस बात के लिए, 3 बातों के लिए, ध्यान सुनना, न्याय संगत, मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता का उपबंध। अच्छा, न्याय संगत क्या, काम की न्याय संगतता, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, काम की न्याय संगतता, क्योंकि हम चर्चा किसी कर रहे हैं, काम की कर रहे हैं, तो काम की न्याय संगतता, मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद में है, 42 में। तो 3 बातें हमने पढ़ी, यहां पर ध्यान से सुनना। 40 में ग्राम पंचायत में गया, ग्राम पंचायत में क्या शिकायत रखी, काम, शिक्षा और लोक सहायता नहीं मिलती भैया हमारे को। फिर काम भी कैसा नहीं मिलता, काम की क्या नहीं मिलती, न्याय संगतता नहीं मिलती, शिक्षा मानवोचित नहीं मिलती,
और लोक सहायता प्रसूतियों की सहायता नहीं मिलती। तो ऐसा होना चाहिए, अब ये नहीं होता इसलिए ये होना चाहिए। ये कौन दे रहा है? संविधान किसको निर्देश दे रहा है? राज्य को निर्देश दे रहा है। तो इस प्रकार आर्टिकल 42 तक बात क्लियर हुई। अब आती है बात 43 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला आर्टिकल भी, आर्टिकल 43। अब 43 के अंदर क्या है, ध्यान से सुनना। अब हम बात किसकी कर रहे थे? काम की। देखिए पहले हमने काम की चर्चा की, तो काम की क्या ही? न्याय संगतता। अब काम की ही अगली चीज हम बात करें तो वो आती है कर्मकारों की। कर्मकार जो हैं, जो काम करते हैं गांव के अंदर, एक्सपर्ट हैं, कारीगर हैं, ठीक है, तो वो कर्मकारों की निर्वाचन मजदूरी, मजदूरी फिक्स होनी चाहिए उनकी, ठीक है, निर्वाचन मजदूरी, यानी एक मजदूरी जो है वो उनकी फिक्स होनी चाहिए कि भाई इतने तो न्यूनतम आपको मिल ही जाएंगे। तो कर्मकारों की निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का जो प्रबंध है वो किया जाना चाहिए, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन होना चाहिए। ये बात भी इसके अंदर तय की गई, किस अनुच्छेद में? 43 में। तो ये बड़े 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अच्छी तरह से वापस देखिए। पहले हम कहाँ गए? ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में किसकी मांग की? काम की, शिक्षा की और लोक सहायता की मांग की। फिर काम कैसा होना चाहिए? काम की क्या होनी चाहिए? न्याय संगतता होनी चाहिए, शिक्षा मानवोचित दशा होनी चाहिए और प्रसूति सहायता का उपबंध होना चाहिए। ये बात हमने डिमांड रखी जो नहीं थी, और राज्य को ये निर्देश दिए हैं संविधान ने कि ऐसा होना चाहिए। और फिर काम की ही अगली बात हम देखें तो कर्मकारों की निर्वाचन मजदूरी, कर्मकारों को मजदूरी जो है वो निर्वाचन यानी एक कम से कम न्यूनतम मजदूरी से बोलते हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। और कुटीर उद्योग, चूंकि ये कर्मकारों से जुड़ा हुआ है, कार्य से ही जुड़ा हुआ है क्या? कुटीर उद्योग, तो वो भी उनको मिलना चाहिए। अब ये व्यक्ति वो सारे बात, वो जो शहर से आया हुआ व्यक्ति जो पहले कस्बे में गया था, अब वो गांव के अंदर आ गया और गांव में उसने निर्देश दिलवाए। अब उसके बाद अगली बात आती है कि वो गांव के अंदर सबको बराबर भी देखना चाहता है। उसको देखें, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है उसको देखते ही हमें एक बात अच्छी तरह से याद हो जाएगी, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 44 4 और 4 ये दोनों क्या है? समान है। समान है ना, ये 4 और ये 4 समान है। तो समान नागरिक संहिता मतलब ये कि जो नागरिक हैं उनको क्या मान, उनके ऊपर जो भी कानून लगेंगे, जो भी नियम कायदे जो भी होंगे, जो भी मतलब कोड होंगे, जो भी सिविल कोड हो सकते हैं, न्यायिक नियम कायदे हो सकते हैं, वो सब क्या होंगे? समान होंगे। समान नागरिक संहिता चूंकि है नहीं, क्योंकि देखिए मुसलमानों के लिए कुछ मुस्लिम कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो पर्सनल लॉ चलाता है, ठीक है, हिंदू एक्ट भी कुछ है। तो इस प्रकार अलग अलग जो हैं वो रिलीजन्स के अंदर अलग अलग हैं। हालांकि हिंदू में तो बहुत कुछ समानता आ चुकी है संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है कुछ अलग कानून चलते हैं, उनके लिए कुछ जो है वो समान नागरिक संहिता की बात उसमें कही जाती है कि सबको समान किया जाए, नागरिकों के जो कानून हैं वो सबके समान होने चाहिए। ये है नहीं, लेकिन ये निर्देश हैं। हालांकि अभी हाल ही की सरकारों ने ऐसा प्रयास किया है कि लगभग क्या होनी चाहिए? समान नागरिक संहिता होनी भी चाहिए। तो समान, तो यहां बात क्या हुई? ये और ये दोनों क्या है? आपस में समान है। तो आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान ये होना चाहिए। मैंने कहा निर्देश है राज्य को, ऐसे राज्यों को करने चाहिए। फिर बात आती है आर्टिकल 45। अब बताइए मुझे, उसने सारे नागरिकों को बराबर भी कर दिया, गांव के अंदर जो भी थे, जो कहानी जो चल रही थी उसी में चलना आप, तो सारे गांव के नागरिकों को सबको बराबर करने का प्रयास किया। अब बात ये है कि वो गांव से थोड़ा सा बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां चल रही है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। आंगनबाड़ी यानी जो छोटे बच्चों की जो है वो 6 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए ये बनाई जाती है। तो इसका प्रावधान जो है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2002 के अंदर आया था, इसके तहत ये चीज लागू की गई थी, ठीक है। तो आंगनबाड़ी का प्रावधान एक तरह से किस में है? आर्टिकल 45 में है, ठीक है। अब वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। संशोधन देखिए संभवतः आगे पीछे होते रहते हैं। संशोधन, एक कमेंट पूछा गया था, संशोधन जो है वो क्या है? संशोधन है कि संविधान जो है, संविधान में दिए गए जो प्रावधान है यानी कानून लिखे गए हैं या फिर संसद ने जो कानून बनाए हैं उन सब के अंदर अगर कहीं कोई कमी दिखती है संसद को, तो संसद अपने स्तर के ऊपर बहुमत, चाहे वो बहुमत भी 2-3 प्रकार के, 3 प्रकार के हम बोल सकते हैं, साधारण, ठीक है, विशिष्ट, और 2 आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के साथ विशिष्ट, ठीक है। तो 3 प्रकार के बोल सकते हैं। तो मूलतः तो 2 ही होते,
एक तो साधारण और एक विशिष्ट। विशिष्ट में फिर एक प्रकार होता है आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कोई भी जो कानून पहले से उपलब्ध है उस कानून में अगर कहीं कमी दिखाई देती है तो संसद अपने स्तर पर बहुमत के द्वारा, जो भी बहुमत के मापदंड है अलग अलग परिस्थितियों में, यानी अलग अलग जो भाग होते हैं संविधान के, उनकी योग्यता या बोल सकते हैं उनके विशिष्ट महत्व के आधार पर अलग अलग बहुमत चाहिए होता है। कोई साधारण विषय है तो वो साधारण बहुमत से होता है, कुछ महत्वपूर्ण विषय है तो वो 2/3 बहुमत से होता है, और अधिक महत्वपूर्ण विषय है तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी लेनी पड़ जाती है। और इस प्रकार से अगर कोई चीज़ पहले चली आ रही है और उसमें संशोधन यानी उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव किया जाएगा, और यही चीज इसके अंतर्गत की गई। और आर्टिकल 45 के तहत आंगनबाड़ी का प्रावधान कर दिया गया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किसके 6 वर्ष जो है उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से इसमें प्रावधान किया गया। अब हम बात करें आर्टिकल 45 के बाद आर्टिकल 46 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 46 से कहता है, देखिए 4 बराबर, अगले में गांव से बाहर गए तो क्या मिली, आंगनबाड़ी। अब और बाहर जाइए, गांव से थोड़ा और बाहर जाएंगे तो 4 आदमी बैठकर पंचायती कर रहे थे, और वो जो 4 आदमी थे उनके अंदर वो सारे के सारे क्या थे, SC ST और OBC के लोग थे। और ध्यान से सुनना, वो वहां बैठ करके छक्के लगा रहे हैं, 4 और 6, तो 3 व्यक्ति चौके छक्के लगा रहे हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये गांव से बाहर की कंडीशन है, ध्यान से सुनना, 3 व्यक्ति मिलकर के चौके और छक्के लगा रहे हैं कौन से, SC ST और OBC के। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक रूप से जो है वो परिस्थिति खराब है, ठीक है, तो आर्थिक उपबंध किए जाएं, हमारे लिए क्या किए जाएं, आर्थिक उपबंध किए जाएं, आर्थिक विकास के लिए उपबंध किए जाएं, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपबंध किए जाएं। तो ये भी निर्देश राज्य को दिए गए हैं, संविधान ने दिए हैं कि आर्टिकल 46 के तहत कि SC ST OBC के आर्थिक व्यवस्था की जाए, आर्थिक सुधार के उपबंध किए जाएं, ठीक, ये चीज इसके अंतर्गत कही गई। याद रखने का तरीका मैंने बताया कि चौके छक्के लगा रहे थे, SC ST OBC के लोग क्रिकेट खेल रहे थे और वो चौके छक्के लगा रहे थे और उनके आर्थिक सुधार की वो मांग कर रहे थे, ठीक है, ये बात इस यहाँ पर क्लियर होती है। तो तीनों आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे, बराबर है 4 और 4 इसलिए समान नागरिक संहिता। फिर 4-5 मतलब थोड़ा बाहर निकलते हैं तो आंगनबाड़ी की बात आती है, और उसके आगे और जाते हैं, गांव से और बाहर जाते हैं तो SC ST OBC के लोग हैं, यानी वो चौका छक्का लगा रहे हैं और वो आर्थिक सुधार की मांग कर रहे हैं। अब ये आर्थिक सुधार नहीं हुआ था आज तक, इसलिए इनकी कुछ परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी। तो फिर अगला आर्टिकल जो आता है वो आता है आर्टिकल 47, और उन परिस्थितियों की चर्चा इसके अंतर्गत होती है। मतलब इनका पोषाहार स्तर बिगड़ गया, जीवन स्तर बिगड़ गया और लोक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो इसमें क्या होना चाहिए, अब सुधार होना चाहिए। तो अगला आर्टिकल यही कह रहा है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है, ये राज्य को निर्देश दिए गए। अच्छा, ये कैसे सुधरे, पोषाहार स्तर कैसे सुधरेगा, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा खेतों में, ठीक है, आगे की तरफ जाना पड़ेगा, यानी गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा जहां सब चौका लगा रहे हैं, ठाठ से आराम से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं, ठीक। 48 याद रखना, जहां गांव के अंदर चौके लगाए जाते हैं ठाठ से, क्योंकि खेत होते हैं, लंबी बाउंड्री होती है, मस्ती से चौके लगाते हैं लोग, ठीक। तो 48, अब 48 में क्या है, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 48 से कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, किसका संगठन, कृषि का होना चाहिए और पशुपालन का संगठन होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जब संगठन होगा, ये दोनों का जो है ढंग से निर्माण होगा तो निश्चित रूप से जो है ये पोषाहार स्तर की समस्या नहीं रहेगी, जीवन स्तर की समस्या नहीं रहेगी, लोक स्वास्थ्य बढ़िया होगा, ये सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन ये कब होंगे, जब आप कृषि पशुपालन का संगठन करेंगे। अच्छा, ये बात चौके छक्के ठाठ से लग रहे हैं, चौके जो है वो ठाठ से लग रहे हैं 48। तो अब अगली बात आती है कि कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई एक चीज और है, और वो है पर्यावरण और वन और वन्य जीव, ठीक है। तो इसी में 48 क्या जोड़ा गया एक, ठीक, और उसमें क्या कहा गया, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, इसका संरक्षण करना है और इसका क्या करना है, आपको संवर्धन यानी इसको बढ़ाना है, ये बात इसमें तय हुई। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना है, इसके साथ साथ पर्यावरण के साथ वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव जो हैं उनका भी आपको क्या करना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, ये बात इसके अंतर्गत लिखी गई। क्योंकि देखिए ये सब इसी से जुड़े हुए हैं, कौन, वन हो चाहे वो पर्यावरण हो, ठीक है। तो कृषि पशुपालन से जुड़े हुए होने के कारण से जब ये चीज जोड़ी गई तो ये यहां जोड़ दी गई, 48 में ही ये चीज जोड़ दी गई,
ठीक है। तो 48 क के तहत पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन और वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन की बात इसके अंतर्गत जोड़ दी गई। अब हम बात करें 48 के बाद आर्टिकल 49। अब एक बात बताइए, आप कहाँ तक आ गए? आप गांव के बाहर तक आ गए। वापस से देखना एक बार, मैंने कहा कि गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो सब समान कर दी जाए, जैसे 4 और 4 है वैसे सबको समान नागरिक संहिता कर दी गई। फिर उसके बाद में 4 और 5, ठीक, 4-5 बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? आंगनबाड़ी में खेल रहे हैं। तो 4-5 बच्चे आंगनबाड़ी में खेलते हैं। ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आंगनबाड़ी का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं 6 वर्ष से कम आयु के लोग। अब अगली बात है कि 4-6 यानी गांव से जब आंगनबाड़ी से भी आगे जाते हैं आप तो चौका छक्का लग रहा है। SC ST OBC के लोगों की आर्थिक व्यवस्था खराब है, उनके आर्थिक सुधार के उपबंध की आवश्यकता है, ये बात मानी जा रही है, ठीक। अब उसके बाद जब इनका सुधार करने की बात आई, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो उससे क्या पैदा हो गया? तो उनका पोषाहार बिगड़ गया, उनका जीवन स्तर बिगड़ गया, उनका लोक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उसको सुधारना था। और उसको सुधारने के लिए क्या करना था? आपको कृषि पशुपालन का संगठन करना था। कृषि पशुपालन का संगठन करोगे तो वो किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण और वन्य जीवों के ऊपर निर्भर करता है। अब यहां तक की बात क्लियर होगी, मतलब गांव की बात कंप्लीट हो चुकी। अब वो व्यक्ति क्या करता है? गांव से जाता है सीधा जहां जॉब कर रहा था। जॉब कहां कर रहा था? वो दिल्ली जॉब कर रहा था। तो निश्चित रूप से अब यहां से वो कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा। यानी आर्टिकल 49 के तहत वो दिल्ली गया, राजधानी में गया, तो वहां पे उसने देखा कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो लाल किला आदि, ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं वो, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इनको अच्छी तरह समझिएगा। स्मारक में मैंने बताया भी आपको लाल किला आदि, ठीक। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उनका संरक्षण संवर्धन हो रहा है, उनको बचाया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये बढ़ाया जा रहा है नहीं, ये जाना चाहिए, क्योंकि निर्देश है राज्य को। अगर नहीं कर रहे हो तो करो, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन किसने निर्देश दिए? संविधान ने राज्य को ऐसे निर्देश दे रखे कि आप राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को जो है वो बढ़ाएंगे, उनका संरक्षण संवर्धन करेंगे। अब वो व्यक्ति गया दिल्ली, तो उसने देखा कि भाई लाल किले की मरम्मत हो रही है, सारा काम बढ़िया है। अब वो गया अपने काम के लिए, निजी जो कार्य थे वो उसके प्रधानमंत्री कार्यालय में भी थे, कुछ न्यायालय में भी थे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब हो गया, वो तो हो गया कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका में भी उसको कार्य था, और एक उसको कार्य था न्यायपालिका में। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक हैं और पृथक ही होनी चाहिए, ठीक है। पृथककरण की बात किस अनुच्छेद के अंदर कही गई है? आर्टिकल 49 के बाद कौन सा आता है? आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 के तहत ये बात कही गई कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर दोनों एक हो गई तो फिर देश में जो है वो ये दोनों मिलकर के जो चाहेंगे वो करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री कार्यालय यहाँ बोल सकते हैं कि जब सरकार कुछ गड़बड़ करती है तो न्यायपालिका कान पकड़ के खींचती है उसे, और जब न्यायपालिका कहीं बाहर जाने लगती है तो फिर कार्यपालिका जो है वो कानून बनवाती है, और कानून जो संसद के माध्यम से बनवाती है, जो कि उसकी सरकार होती है, वहाँ उसका बहुमत होता है जो है संसद में, या बोले तो व्यवस्थापिका में, तो उसके माध्यम से वो न्यायपालिका पर नियंत्रण करती है। तो दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। दोनों को एक कर दिया तो दोनों मिलकर लूटेंगे, सीधी सी बात है, और दोनों अलग अलग होंगे तो फिर भी देश के अंदर नियंत्रण रहेगा। तो ये बात पहले दिन से जो है संविधान निर्माता जानते थे, तो इसलिए जो है आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या रखा गया? पृथक रखा गया, और पृथक के निर्देश दिए, राज्य को क्या दिए? निर्देश, और निश्चित रूप से आज भी पृथक है। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है, अंतिम जो बात आती है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व के को हम कुटुंब माने, विश्व में शांति रखें। और इसके लिए हमने आखिरी जो निर्देश दिया, जो सरकारों को यानी राज्य को जो है वो, हमने मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि संविधान किसने बनाया? हमने, हम भारत के लोग, हमने तो संविधान बनाया। इस संविधान निर्देश दे रहा है, मतलब जनता निर्देश दे रही है। और आर्टिकल 51 के तहत ये बात हुई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए राज्य कार्य करेगा। मतलब राज्य का ये दायित्व है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर अशांति फैल रही है तो अपनी तरफ से शांति का ही प्रयास करे, उसमें घी डाल करके आग को बढ़ाने का काम न करे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का दायित्व समझे और सुरक्षा के लिए कार्य करे। कौन? राज्य कार्य करे। ये बात इसके अंतर्गत तय की गई। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। अब इसमें अगर आपको याद रहने की समस्या थी तो वो तो मैंने 100% दूर
कर दिए मेरे अनुसार। तो अगर फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं और सुधार करूंगा। और अगर आपको लगा कि आपको बहुत कुछ याद हुआ, और पूरा तो देखिए कहीं पर भी नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत कुछ अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सुधार की अगर गुंजाइश लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक, और जो आपका जो कमेंट आए तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं जल्द आ रहा हूं कल सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।